अमेरिका में एक और स्कूल शूटिंग हुई है। आपने अभी न्यूज़ में हर जगह देख रहे होंगे कि रियासत टेक्सास के एक एलिमेंट्री स्कूल में एक नौजवान ने जाकर फायरिंग की और बहुत सारे वहां पर बच्चे मर गए, तकरीबन 19-20 की तादाद में। अब ये शूटिंग्स अमेरिका में क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, हर जगह से आप मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहे होंगे, बहुत सारे ओपिनियन सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं इस पूरी सिनेरियो के बारे में, अमेरिका में जो शूटिंग्स होती हैं, मैस शूटिंग्स होती हैं, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना, वो मैं आज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज़ इसको मुकम्मल तौर पर देखिएगा कोई भी ओपिनियन शेयर करने से पहले, ताकि इस पूरे मसले को आप समझ सकें और जो फैक्ट्स हैं किस तरह रिपोर्ट होते हैं मीडिया में, पॉलिटिशियंस का इसके बारे में क्या ख्याल है, लोग किस तरह किस नज़रिए से इस सारे मामले को देखते हैं, उस पर आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ये एक रीसेंट शूटिंग है अमेरिकी रियासत टेक्सास में। इससे पहले अमेरिका का एक न्यूज़ इदारा जो है NPR, नेशनल पब्लिक रेडियो, उसके तहत ये अब तक की इस साल की 27वीं स्कूल शूटिंग है। यानी अब तक इस साल में आधा साल हुआ है, तकरीबन 27 इस किस्म के वाक़यात हुए हैं अमेरिका में, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों में शूटिंग हुई है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इसमें जो है जान से हाथ धो बैठे हैं। मैं रियासत मिशिगन में रहता हूँ। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में शूटिंग हुई थी, हाई स्कूल में, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मर गए थे। वहीं के एक 15-16 साल नौजवान ने अपने घर से अपने माँ बाप की बंदूक वो लेकर आए, हैंड गन, और वहाँ पे शूटिंग की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी शूटिंग्स आपने न्यूज़ में वक्तन फ़वक्तन सुनी होंगी। स्कूल के बाहर भी, चर्चेज़ में या मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे इस किस्म की शूटिंग्स होती हैं। सबसे पहले इस मामले को मैं ये समझना है कॉन्टेक्स्ट कि कितना बड़ा है, कितने लोग इससे मरते हैं। तो प्यू रिसर्च एक इदारा है जिसने 2020 में अमेरिका में जितना भी गन वायलेंस हुआ है, यानी गन इस्तेमाल करके जो लोग मरे हैं, अपनी जान से हाथ धोए हैं, तो टोटल तकरीबन 45,000 लोग जो हैं 2020 में, ये लेटेस्ट डेटा है, 45,000 लोग गन वायलेंस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इन 45,000 में से आधे से ज़्यादा लोग सुसाइड से मरे हैं। मीनिंग ये कि लोगों ने खुद अपनी जान ले ली है, जिसका मतलब ये है कि आधे से कम लोग जो हैं, तकरीबन 22-23 हज़ार लोग जो हैं, वो गन वायलेंस का शिकार हुए हैं। मीनिंग ये कि किसी एक इंसान ने गन को इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को मारा है। ये तो है गन रिलेटेड डेथ अमेरिका में 2020 की। अब इसको किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। उसी साल 2020 में अगर हम कार एक्सीडेंट्स के डाटा देखें अमेरिका में, तो 2020 में जितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग गलत तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें मरने वालों की तादाद है 38,000। तकरीबन 38,000 लोग कार एक्सीडेंट्स में मरे हैं अमेरिका में। इसको किसी और चीज़ से अगर आप कंपेयर करें, मैं सिर्फ इसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा मसला है। तो अमेरिका में मेडिकल मैल प्रैक्टिस, यानी डॉक्टरों से, हॉस्पिटल स्टाफ से जो गलतियां होती हैं लोगों को, पेशेंट्स को ट्रीट करने में, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। एक स्टडी रिसेंटली हुई थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पे इसकी स्टडी मौजूद है, और उसके मुताबिक हर साल अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग डॉक्टरों की गलतियों से या हॉस्पिटल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ की गलतियों से, मैल प्रैक्टिस से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। यानी ये 2.5 लाख लोग हर साल मरते हैं कंपेयर टू गन वायलेंस या ऑटो एक्सीडेंट। ये मसला मेडिकल मैल प्रैक्टिस का अमेरिका में 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी कि तीसरा बड़ा कॉज है अमेरिका में लोगों की जान जाने का। सबसे बड़ा जो लीडिंग कॉज है अमेरिका में लोगों के मरने का, वो हार्ट डिजीज़ है। तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कार्डियक उससे मरते हैं। बाकी दूसरे डिजीज़ हैं। इस बार कोविड से अच्छे खासे लोग पिछले साल अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो मैं ये सारे स्टेटिस्टिक्स आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक पूरा कॉन्टेक्स्ट आप डेवलप कर सकें कि कितना बड़ा मसला है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके एंगल्स पे कि जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, स्पेशली स्कूल शूटिंग का या कोई भी मैस शूटिंग का, अगर स्कूल के अलावा किसी दूसरी जगह पे, किसी मार्केट प्लेस पे या किसी चर्च में या किसी मस्जिद में कहीं इस तरह कोई वाकया होता है, तो उसको किस नज़रिए से अमेरिका में देखा जाता है। अमेरिका में बुनियादी तौर पर 2 सियासी धड़े हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं और एक रिपब्लिकन है। डेमोक्रेट्स नॉर्मली जो लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिपब्लिकन जो है वो मोर सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजर्वेटिव सोच रखने वाले या रिलीजियस सोच रखने वाले वैसे लोग हैं। जब भी गन वायलेंस, इस तरीके की स्कूल शूटिंग होती है, तो डेमोक्रेट्स फौरन
उनका मौक़िफ़ ये होता है कि अमेरिका में बंदूकें, गन्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और जब तक गन्स को कंट्रोल नहीं किया जाएगा या गन्स को कम नहीं किया जाएगा तब तक इस मसले का हल नहीं निकले। उनकी नज़र में गन्स को कम से कम करना, शहरियों के पास कम से कम गन्स हों, ये उनका सोल्यूशन है डेमोक्रेट्स का। अगर आप रिपब्लिकन्स के पास जाके पूछेंगे तो उनका मानना यह है कि ये गन्स का इशू नहीं है, गन्स को खामखा में सियासी एक मकसद के लिए यूज़ किया जा रहा है। गन्स इनफैक्ट शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास गन्स होनी चाहिए, ना कि कम से कम। बल्कि ये जो शूटिंग्स का मसला है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल हर शूटिंग को देख के उसका मसला, उस मसले का हल ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ गन्स पे ये सारा मलबा डाल दें। उसके बाद मीडिया का एंगल देखते हैं। मीडिया का एंगल क्या होता है? अक्सर आप मीडिया में जो बड़ी बड़ी न्यूज़ देखेंगे, बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, उनका एंगल भी हर इस शूटिंग के हवाले से बदलता रहता है। अभी हाल ही में ये टेक्सास की जो शूटिंग बात हुई, तो मीडिया का एंगल आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि गन वायलेंस अमेरिका में बहुत है, गन कंट्रोल होना चाहिए, गन कम से कम होनी चाहिए शहरियों के पास। लेकिन इससे पहले हाल ही में अभी एक बफलो में शूटिंग हुई थी जिसमें जो शूटर था, सस्पेक्ट था, वो वाइट यानी रेस का था, सफ़ेद था। तो वहाँ नैरेटिव मीडिया में आपको ये पाया जाता था कि वाइट सुप्रेमेसी अमेरिका में बहुत है, कि जो वाइट सफ़ेद फार्म लोग हैं या कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं अमेरिका में, वो जो है अपने से दूसरी रेसेस के लोगों को कमतर समझते हैं। तो उस वक्त मीडिया का नैरेटिव ये था, उस वक्त गन वायलेंस पे इतना जोर नहीं था, उस वक्त वाइट सुप्रेमेसी पे इतना जोर था। अभी टेक्सास के वाक़े में जो शूटर है, बेसिकली जो नौजवान लड़का था, वो क्योंकि वाइट नहीं था, उसका बैकग्राउंड, उसके नाम से ये लिया जा रहा है कि वो हिस्पैनिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता था, हिस्पानी या जो साउथ अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वहाँ से था। तो उस पे नैरेटिव जो है वो दूसरा नज़र आता है। इससे पहले और बहुत सारी शूटिंग्स अमेरिका में हुई हैं। आपको याद हो कैलिफोर्निया के एक सैन बर्नार्डिनो के इलाके में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक कपल, मुस्लिम कपल था, उन्होंने शूटिंग की थी। उस ज़माने में नैरेटिव कुछ और था कि ये टेररिज्म का वाक़या है, या बाहर से जो लोग या ख़ासकर एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो आते हैं, तो वो नैरेटिव उस पर वो था। एक और नैरेटिव मीडिया में अक्सर आपको पाया जाता है जब भी शूटिंग होती है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ के हवाले से। शिकागो एक बहुत बड़ा शहर है अमेरिका का, जहाँ पे साउथ साइड शिकागो में बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस या शूटिंग होती है। जब भी वहाँ पर शूटिंग से लोग मारे जाते हैं तो उसमें मीडिया का नैरेटिव आपको मुख्तलिफ देखने को मिलता है, ये कि वहाँ पे गैंग वायलेंस बहुत है, या एक ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो उनमें वायलेंस बहुत पाया जाता है। तो उसको, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिपेंडिंग ऑन कि वाक़या कौन सा है, वाक़ये का शूटर कौन है, इसमें सस्पेक्ट कौन है, उसको देख के मीडिया का नैरेटिव बदलता जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उन नैरेटिव्स की बेस पर लोग अक्सर बहुत सारे बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं और मामला इतना सिंपल नहीं होता जितना कि अक्सर औकात एक हेडलाइन में दिखाया जाता है। इसलिए लोगों को समझना ज़रूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं, जब भी गन वायलेंस की या ऐसी कोई बात आती है, शूटिंग होती है, तो अमेरिका में फ़ौरन एक मसला आपके सामने अक्सर आएगा जिसे यहाँ सेकंड अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। जो लोग नहीं जानते, अमरीकी आइन में बहुत सारी तरामीम है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। उसमें एक सेकंड अमेंडमेंट जो है वो गन राइट्स के हवाले से है। ये सेकंड अमेंडमेंट, आइन का ये हिस्सा अमरीकी शहरियों को ये हक देता है कि आप चाहें तो लीगली तौर पर आपको ये हक है कानून की तरफ से कि आप अपने पास गन रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ना सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए बल्कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जब ये अमेंडमेंट लिखी गई थी, उस वक्त लोगों का ये कहना है, कानूनदानों का, कि अमरीकी हुकूमत ने खुद ये शहरियों को ये हक दिया था कि जब भी आगे चलकर कभी ज़रूरत पड़े, ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बल्कि अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अगर आपको मिलिशिया खड़ी करनी पड़े, एक ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो शहरियों पर जुल्म करती है या गैर कानूनी काम करती है, तो वो भी शहरियों को सेकंड अमेंडमेंट के ज़रिए ही राइट दिया गया है कि आपको कानूनी तौर पर लीगली ये हक हासिल है कि आप अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बंदूक भी उठा सकते हैं। तो उस सेकंड अमेंडमेंट के तनाजुर में अक्सर लोग गन ना सिर्फ ओन करते हैं अमेरिका में, बल्कि बहुत प्राउडली ओन करते हैं और नुमाइश भी उसकी करते हैं मुख्तलिफ रैलीज के थ्रू या मुख्तलिफ ग्रुप्स के थ्रू कि देखिए जी ये हमारा राइट है। जिस तरह लोग फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करते हैं, अमेरिका में फ्री स्पीच फर्स्ट अमेंडमेंट के ज़रिए लोगों के पास हक है कि आप जो भी अपनी राय का इजहार करना चाहे कर सकते हैं। तो आप अक्सर लोगों को ये सुनता हुआ देखेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटमेंट्स या कॉमेडियंस जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसी बातें कुछ कहते हैं जो लोगों को प्रोवोक करती हैं, लेकिन वो अपना फर्स्ट अमेंडमेंट राइट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह सेकंड अमेंडमेंट
کو ایکسرسائز کرنے کے لیے لوگ اپنی گنز کی نمائش کرتے ہیں امریکہ میں، نہ صرف اون کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی طور پر یہ حق ہے، آپ کو اپنے سیلف ڈیفنس کا حق ہے، یہ قانون کی طرف سے آپ کو یہ رکھنی چاہیے۔ اس سیکنڈ امینڈمنٹ کو بھی لوگ یہاں امریکہ میں جب بھی ایسی کوئی شوٹنگ ہوتی ہے تو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، اسی لیے بہت سارے پولیٹیشین اسپیشلی ریپبلکنز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ امینڈمنٹ کو ہمیں بچانا ہے، اور کل کو اٹھ کے امریکہ میں کوئی ایسا پولیٹیکل کلاؤڈ نہ کریٹ ہو جائے کہ کانگریس میں اتنی میجورٹی آ جائے پولیٹیشینز کے پاس کہ وہ سیکنڈ امینڈمنٹ کو ختم کر دیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ امریکہ میں سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس سارے معاملے میں جب گن کنٹرول کے قوانین کی بات آتی ہے تو ایک بات آپ کے لیے سمجھنا ہی ضروری ہے کہ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، اور وہ تمام ریاستیں اپنے اپنے حساب سے گن کنٹرولز کے لا بناتی ہیں۔ میننگ یہ کہ کسی ایک ریاست میں آپ فرض کریں آپ نیو یارک میں جائیں تو نیو یارک میں آپ کو گن رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوگا آپ کے لیے، کسی شہری کے لیے، کمپیئر ٹو اگر آپ ٹیکسس میں رہتے ہیں، یا اگر آپ فلوریڈا میں رہتے ہیں، یا اگر آپ مزوری میں، مسیسپی میں کہیں رہتے ہیں۔ وہاں پہ کیونکہ ریپبلکن کنٹرول یا کنزرویٹو کنٹرول لیجسلیچر ہے ان ریاستوں میں، تو وہاں زیادہ آزادی ہے لوگوں کو کھلے طریقے سے گن رکھنے کی، بجائے اس کے کہ کیلیفورنیا یا نیو یارک میں جہاں پر زیادہ قدغنے ہیں، زیادہ ریگولیشنز ہیں ریاست اسٹیٹ حکومتوں کی طرف سے، تو وہاں پر زیادہ مشکل ہے لوگوں کے پاس گن رکھنا۔ اب جب یہ آرگیومنٹ آتا ہے پولیٹیکل ڈبیٹ میں کہ جی گن وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید سخت قوانین لانے چاہیے، تو لوگوں کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سخت قوانین گنز کو رکھنے کے حوالے سے اگر یہ کرائم کم ہو جائے گا یا شوٹنگز کم ہو جائیں گی، تو آپ ان تمام ریاستوں کے ڈیٹاز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن ریاستوں میں زیادہ سخت قوانین ہیں وہاں پر شوٹنگز کم ہونی چاہیے، اور جن ریاستوں میں نرم قوانین ہیں گنز کے حوالے سے وہاں شوٹنگ زیادہ ہونی چاہیے، جہاں پر لوگوں کے پاس زیادہ گنز ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور ہر ریاست کے اپنے اپنے جو انڈیویجول ایشوز ہیں اس کے حوالے سے گن کنٹرول کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ کہ قوانین کے حوالے سے کہ جہاں پر جتنا زیادہ سخت قوانین ہوں۔ اور نہ صرف امریکہ میں، امریکہ سے باہر بہت سارے اسپیشلی ساؤتھ امریکہ میں گن وائلنس بہت ہے، برازیل میں، میکسیکو میں، اور ان ممالک میں انفیکٹ امریکہ سے زیادہ سخت قوانین ہے گن کنٹرول کے، اس کے باوجود وہاں پر گن وائلنس زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے جو گن کے پروپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سخت قوانین رکھنے سے گن وائلنس کم ہونا گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جو کرمنل ہے وہ آلریڈی ایک بہت بڑا جرم کرنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو گن استعمال کر رہا ہے وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے۔ انفیکٹ اب تک جتنی بھی یہ میس شوٹنگز ہوئی ہیں، جو یہ کرائم کرنے والا شخص ہوتا ہے، سسپیکٹ ہوتا ہے، وہ اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے کہ اسے کون سی جگہ پک کرنی ہے، اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ اسکولس کو یا ایسی عبادت گاہوں کو ہی پک کرتے ہیں جہاں ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ گن فری زونز ہیں، کہ جہاں پہ پہلے سے گن لانے کی پابندی ہے، یا پھر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ان کو پتا ہے کہ جو ہاں لوگ ہیں، جو اسکول کے بچے ہیں یا عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس پہلے سے گن موجود نہیں ہوتی، تو میننگ یہ کہ وہ سٹنگ ڈکس ہیں، سافٹ ٹارگٹس ہیں، اسی لیے وہاں پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ملے گا جہاں پر ایسی جگہ پر وہ اٹیک کریں جہاں پر پہلے سے لوگوں کے پاس گنز موجود ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو گن پروپوننٹس ہیں ان کا آرگیومنٹ ہے۔ اگین یہ کچھ مین پوائنٹس تھے امریکہ میں جو گن وائلنس ہے اس کے حوالے سے۔ یہ پولیٹیکل ڈبیٹس امریکہ میں چل رہی ہیں، چلتی رہیں گی، آنے والے دنوں میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً یہ نیریٹیوز مختلف قسم کے سننے کو ملیں گے۔ کوئی بلینکٹ سولوشن اس جیسے کسی مسئلے کا ہے، جیسے کار کی ایکسیڈنٹس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ چاہیں تو ان تمام ایکسیڈنٹس کی ڈسٹ کو ختم کرنے کے لیے گاڑیوں پر پابندی لگا سکتے ہیں، لیکن آبویسلی یہ سولوشن نہیں ہوگا۔ یا تو پھر میڈیکل میل پریکٹس سے جتنے لوگ مرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اسپتال بند کر سکتے ہیں، لیکن آبویسلی وہ بھی سولوشن نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح گن وائلنس کو ختم کرنے کے لیے ہر انڈیویجول کو، یہ مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کا اوپینین ہے کہ آپ کو ہر کیس کو انڈیویجولی دیکھ کر اس کو حل کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کوئی بلینکٹ سولوشن لے کے آئیں۔ ایک اور بات جو اکثر لوگ اس پوری ڈبیٹ میں ڈسکس کرنا بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ہم اکثر کسی بھی مسئلے کو، چاہے کارز ہوں، چاہے گنز ہوں، چاہے میڈیکل میل پریکٹس ہو، ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیگیٹو امپیکٹ کتنا ہو رہا ہے۔ میننگ یہ کہ اگر کوئی گن کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے کوئی کرمنل، تو اس سے کتنی ڈیتھ ہوتی ہیں، یا کار کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس سے کتنی ڈیتھ ہوتی ہیں، یا میڈیکل پریکٹس کو۔
لیکن اس کے صحیح استعمال سے جانیں کتنی بچتی ہیں یہ اسٹیٹسٹکس لوگ سامنے نہیں لاتے, انفیکٹ میجر بھی نہیں ہو سکتے. اس دنیا میں گنز لوگ اپنی حفاظت کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, تو اس سے کتنی جانیں بچتی ہیں یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. یا گاڑیوں سے, میڈیکل گاڑیوں سے, یا ویسے بھی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں کتنی جانیں روزانہ بچتی ہیں, سیو ہوتی ہیں, یہ اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. یا میڈیکل میل پریکٹس, جو میڈیکل پریکٹس کرنے والے ہیں وہ اپنی پریکٹس کے ذریعے روزانہ کتنی جانیں بچاتے ہیں, یہ اسٹیٹسٹکس شاید ہی آپ کے سامنے کہیں آئیں گے. تو دونوں اینگل کسی بھی مسئلے میں یہاں پہ دیکھنا ضروری ہے, جو کہ عموماً obviously جب کوئی مسئلہ پولیٹیکل بن جاتا ہے تو پھر دونوں ایکسٹریم سائڈس پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اس کو سامنے نہیں لاتے. آئی ہوپ دیٹ میک سینس. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لے آؤٹ آل دا بگ پکچر انالیسس. ایم شیور یہ مسئلہ اس سے زیادہ بڑا ہے, اس میں مزید باتیں ہو سکتی ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو لے اٹ آؤٹ تاکہ آپ لوگ اس کو ایزیلی سمجھ سکیں. اف یو ہیو اینی کامنٹس پلیز لیٹ می نو. تھینک یو فار واچنگ. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ.